प्रेमा भाग 4 जवानी की मौत। समय हवा की तरह उड़ता चला जाता है। 1 महीना गुजर गया, जाड़े का कूच हुआ और गर्मी की लंडोरी होली आ पहुंची। इस बीच में अमृत राय ने 2-3 जलसे किए और यद्यपि सभासद 10 से ज्यादा कभी न हुए, मगर उन्होंने हियाव न छोड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि चाहे कोई आवे या न आवे, मगर नियत समय पर जलसा जरूर किया करूंगा। इसके उपरांत उन्होंने देहातों में जाकर सरल सरल भाषाओं में व्याख्यान देना शुरू किया और समाचार पत्रों में सामाजिक सुधार पर अच्छे अच्छे लेख भी लिखे। इनको तो इसके सिवाय कोई काम ना था। उधर बेचारी प्रेमा का हाल बहुत बेहाल हो रहा था। जिस दिन उसे उनकी आखिरी चिट्ठी पहुंची थी, उसी दिन से उसकी रोगियों की सी दशा हो रही थी। हर घड़ी रोने से काम था। बेचारी पूर्णा सिरहाने बैठे समझाया करती, मगर प्रेमा को जरा भी चैन न आता। वह बहुधा पड़े पड़े अमृत राय की तस्वीर को घंटों चुपचाप देखा करती। कभी कभी जब बहुत व्याकुल हो जाती, तो उसके जी में आता कि मैं भी उनकी तस्वीर की वही गत करूं, जो उन्होंने मेरी तस्वीर की है। मगर फिर तुरंत यह ख्याल पलट जाता। वह उस तस्वीर को आंखों से लेती, उसको चूमती और उसे छाती से चिपका लेती। रात में अकेले चारपाई पर पड़े पड़े आप ही आप प्रेम और मोहब्बत की बातें किया करती। अमृत राय के कुल प्रेम पत्रों को उसने रंगीन कागज पर मोटे अक्षरों में नकल कर लिया था। जब जी बहुत बेचैन होता, तो पूर्णा से उन्हें पढ़वाकर सुनती और रोती। भावज के पास तो वह पहले भी बहुत कम बैठती थी, मगर अब माँ से भी कुछ खींची रहती, क्योंकि वह बेटी की दशा देख देख कुर्ती और अमृत राय को इसका कारण समझकर कोसती। प्रेमा से यह कठोर वचन न सुने जाते। वह खुद अमृत राय का जिक्र बहुत कम करती। हाँ, अब पूर्णा या कोई और दूसरी सहेली उनकी बात चलाती, तो उसको खूब कान लगाकर सुनाती। प्रेमा एक ही मास में गलकर कांटा हो गई। हाय, अब उसको अपने जीवन की कोई आशा न थी। घर के लोग उसकी दवा दारू में रुपया ठीकरी की तरह फूंक रहे थे, मगर उसको कुछ फायदा न होता। कई बार लाला बद्री प्रसाजी के जी में यह बात आई कि इसे अमृत राय ही से ब्याह दूं, मगर फिर भाई बहन के डर से हियाव न पड़ता। प्रेमा के साथ बेचारी पूर्णा भी रोगिणी बनी हुई थी। आखिर होली का दिन आया। शहर में चारों ओर अबीर और गुलाल उड़ने लगा। चारों तरफ से कबीर और बिरादरी वालों के यहाँ से जनानी सवारियां आना शुरू हुई और उसे उनकी खातिर से बनाव सिंगार करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, उनका आदर सम्मान करना और उनके साथ होली खेलना पड़ा। वह हंसने, बोलने और मन को दूसरी बातों में लगाने के लिए बहुत कोशिश करती रही, मगर कुछ बस न चला। रोज अकेले में बैठकर रोया करती थी, जिससे कुछ तस्कीन हो जाती, मगर आज शर्म के मारे रो भी न सकती थी। और दिन पूर्ण 10 बजे से शाम तक बैठी अपनी बातों से उसका दिल बहलाया करती थी, मगर आज वह भी सवेरे ही एक झलक दिखाकर अपने घर पर त्योहार मना रही थी। हाय, पूर्णा को देखते ही वो उससे मिलने के लिए ऐसी झपटी, जैसे कोई चिड़िया बहुत दिनों के बाद अपने पिंजरे से निकलकर भागी। दोनों सखियां गले मिल गईं। पूर्णा ने कोई चीज मांगी, शायद कुमकुमे होंगे। प्रेमा ने संदूक मंगवाया, मगर इस संदूक को देखते ही उसकी आंखों आंसू भर आए, क्योंकि यह अमृत राय ने पर साल होली के दिन उसके पास भेजा था। थोड़ी देर में पूर्णा अपने घर चली गई, मगर प्रेमा घंटों तक उस संदूक को देख देख रोया की। पूर्णा का मकान पड़ोसी में था। उसके पति पंडित बसंत कुमार बहुत सीधे मगर शौकीन और प्रेमी आदमी थे। वे हर बात स्त्री की इच्छानुसार करते। उन्होंने उसे थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था। अभी ब्याह हुए 2 वर्ष भी न होने पाए थे। प्रेम की उमंगें दोनों ही दिलों में उमड़ी हुई थी, और ज्यों-ज्यों दिन बीतते थे, त्यों-त्यों उनकी मोहब्बत और भी गहरी होती जाती थी। पूर्णा हरदस पति की सेवा प्रसन्न रहती। जब वह 10 बजे दिन को दफ्तर जाने लगते तो वह उनके साथ साथ दरवाजे तक आती और जब तक पंडित जी दिखाई देते वह दरवाजे पर खड़ी उनको देखा करती। शाम को जब उनके आने का समय होता, तो वह फिर दरवाजे पर आकर राह देखने लगती, और ज्यों ही वह आ जाते उनकी छाती से लिपट जाती और अपनी भोली भाली बातों से उनकी दिन भर की थकन धो देती। पंडित जी की तनख्वाह 30 रुपये से अधिक न थी, मगर पूर्णा ऐसी किफायत से काम चलाती कि हर महीने में उसके पास कुछ न कुछ बच रहता था।
पंडित जी बेचारे केवल इसलिए कि बीवी को अच्छे से अच्छे गहने और कपड़े पहनावे घर पर भी काम किया करते। जब कभी वह पूर्णा को कोई नई चीज बनवा कर देते वह फूली न समाती, मगर लालची न थी, खुद कभी किसी चीज के लिए मुंह न खोलती। सच तो यह है कि सच्चे प्रेम के आनंद ने उसके दिल में पहने उड़ने की लालसा बाकी न रखी थी। आखिर आज होली का दिन आ गया। आज के दिन का क्या पूछना, जिसने साल भर चाथड़ों पर काटा वह भी आज कहीं न कहीं से उधार ढूंढ कर लाता है और खुशी मनाता है। आज लोग लंगोटी में फाग खेलते हैं। आज के दिन रंज करना पाप है। पंडित जी की शादी के बाद यह दूसरी होली पड़ी थी। पहली होली में बेचारे खाली हाथ थे, बीवी की कुछ खातिर न कर सके थे, मगर अब की उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारियां की थी। कोई 100 रुपया ऊपर से कमाया था, उसमें बीवी के वास्ते एक सुंदर कंगन बनवा था, कई उत्तम साड़ियां मोल लाए थे और दोस्तों को नेवता भी दे रखा था। इसके लिए भांति भांति के मुरब्बे, अचार, मिठाइयां मोल लाए थे और गाने बजाने के सामान भी इकट्ठे कर रखे थे। पूर्णा आज बनाव चुनाव किए इधर उधर छवि दिखाती फिरती थी। उसका मुखड़ा कुंदन की तरह दमक रहा था। उसे आज अपने से सुंदर संसार में कोई दूसरी औरत न दिखाई देती थी। वह बार बार पति की ओर प्यार की निगाहों से देखती। पंडित जी भी उसके श्रृंगार और फबन पर आज ऐसी रीझे हुए थे कि बेर बेर घर में आते और उसको गले लगाते। कोई 10 बजे होंगे कि पंडित जी घर में आए और मुस्कुराकर पूर्णा से बोले, प्यारी, आज तो जी चाहता है तुमको आँखों में बैठे लें। पूर्णा ने धीरे से एक ठोका देकर और रसीली निगाहों से देखकर कहा, वो देखो, मैं तो वहां पहले ही से बैठी हूँ। इस छवि ने पंडित जी को लुभा लिया। वह झट बीवी को गले से लगाकर प्यार करने। इन्हीं बातों में 10 बजे तो पूर्णा ने कहा, दिन बहुत आ गया है, जरा बैठ जाओ तो उबटन मल दूं। देर हो जाएगी तो खाने में अबेर सबेर होने से सिर दर्द होने लगेगा। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं दो, मैं उबटन नहीं मलवाऊंगा, लाओ धोती दो, नहाऊं। पूर्णा, वाह, उबटन मलवावेंगे, आज की तो यह रीति ही है, आके बैठ जाओ। पंडित, नहीं प्यारी, इसी वक्त जी नहीं चाहता, गर्मी बहुत है। पूर्णा ने लपक कर पति का हाथ पकड़ लिया और चारपाई पर बैठकर उबटन मलने लगी। पंडित, मगर जरा जल्दी करना, आज मैं गंगा नहीं जाना चाहता हूँ। पूर्णा, अब दोपहर को कहाँ जाओगे? महरी पानी लाएगी, यहीं पर नहा लो। पंडित, यही प्यारी, आज गंगा में बड़ी बहार रहेगी। पूर्णा, अच्छा तो जरा जल्दी लौट आना, यह नहीं कि इधर उधर तैरने लगो। नहाते वक्त तुम बहुत दूर तक तैर जाया करते हो। थोड़ी देर में पंडित जी उबटन मलवा चुके और एक रेशमी धोती, साबुन, तौलिया और एक कमंडल हाथ में लेकर नहाने चले। उनका कायदा था कि घाट से जरा अलग नहा करते। यह तैराक भी बहुत अच्छे थे, कई बार शहर के अच्छे तैराकों से बाजी मार चुके थे। यद्यपि आज घर से वादा करके चले थे कि न तैरेंगे, मगर हवा ऐसी धीमी धीमी चल रही थी और पानी ऐसा निर्मल था कि उसमें मध्यम मध्यम हलकोरे ऐसे भले मालूम होते थे और दिल ऐसी उमंगों पर था कि जी तैरने पर ललचाया। तुरंत पानी में कूद पड़े और इधर उधर कल्लोले करने लगे। निदान उनको बीच धार में कोई लाल चीजें बहती दिखाया दी। गौर से देखा तो कमल के फूल मालूम हुए। सूर्य की किरणों से चमकते हुए वह ऐसे सुंदर मालूम होते थे कि बसंत कुमार का जी उन पर मचल पड़ा। सोचा, अगर ये मिल जाएं, तो प्यारी पूर्णा के कानों के लिए झुमके बनाऊं। वे मोटे ताजे आदमी थे, बीच धार तक तैर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात न थी। उनको पूरा विश्वास था कि मैं फूल ला सकता हूँ। जवानी दीवानी होती है, यह न सोचा था कि ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ूंगा त्यों त्यों फूल भी बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और कोई 15 मिनट में बीच धार में पहुंच गए, मगर वहां जाकर देखा तो फूल इतना ही दूर और आगे था। अब कुछ कुछ थकान मालूम होने लगी थी, मगर बीच में कोई रेत ऐसा ना था जिस पर बैठकर दम लेते। आगे बढ़ते ही गए, कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते, फूलों तक पहुँचे। मगर उस वक्त तक हाथ पांव दोनों बोझल हो गए थे, यहाँ तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथ लपकाना चाहा तो उठ न सका। आखिर उनको दांतों में दबाया और लौटे, मगर जब वहां से उन्होंने किनारों की तरफ देखा
तो ऐसा मालूम हुआ मानो 1000 कोस की मंजिल है। बदन में जरा भी शक्ति बाकी न रही थी और पानी भी किनारे से धारे की तरफ बह रहा था। उनका हियाव छूट गया। हाथ उठाया तो वह न उठे, मानो वह अंग में थे ही नहीं। हाय उस वक्त बसंत कुमार के चेहरे पर जो निराशा और बेबसी छाई हुई थी, उसके ख्याल करने ही से छाती फटती है। उनको मालूम हुआ कि मैं डूबा जा रहा हूँ। उस वक्त प्यारी पूर्णा की सुधि आई कि वो मेरी बात देख रही होगी। उसकी प्यारी प्यारी मोहनी सूरत आंखें को सामने खड़ी हो गई। एक बार और हाथ फेंका, मगर कुछ बस न चला। आंखों से आंसू बहने लगे और देखते देखते वह लहरों में लोप हो गए। गंगा माता ने सदा के लिए उनको अपनी गोद में ले लिया। काल ने फूल के भेस में आकर अपना काम किया। उधर हाल का सुनिए। पंडित जी के चले आने के बाद पूर्णा ने थालियां परोसी, एक बर्तन में गुलाल घोली, उसमें मिलाया। पंडित जी के लिए संदूक से नए कपड़े निकाले, उनकी आस्तीनों में चुन्नटें डाली। टोपी सादी थी, उसमें सितारे टांके। आज माथे पर केसर का टीका लगाना शुभ समझा जाता है। उसने अपने कोमल हाथों से केसर और चंदन रगड़ा, पान लगाए, मेवे सरौते से कतर कतर कटोरा में रखे। राती को प्रेमा के बगीचे से सुंदर कलियां लेती आई थी और उनको तर कपड़े में लपेट कर रख दिया था। इस समय वो खूब खिल गई थीं। उनको धागे में गूंथकर सुंदर हार बनाया और यह सब प्रबंध करके अपने प्यारे पति की राह देखने लगी। अब पंडित जी को नहाकर आ जाना चाहिए था, मगर नहीं, अभी कुछ देर नहीं हुई, आते ही होगे। यही सोचकर पूर्णा ने 10 मिनट और उनका रास्ता देखा। अब कुछ कुछ चिंता होने लगी। क्या करने लगे? धूप कड़ी हो रही है, लौटने पर नहाया बेनहाया एक हो जाएगा। कदाचित यार दोस्तों से बातें करने लगे। नहीं नहीं, मैं उनको खूब जानती हूँ। नदी नहाने जाते हैं तो तैरने की सूझती है, आज भी तैर रहे होंगे। यह सोचकर उसने आधा घंटे और राह देखी, मगर जब वह अब भी न आए तब तो वह बेचैन होने लगी। महरी से कहा, बिल्लो जरा लपक तो जावा, देखो क्या करने लगे। बिल्लो बहुत अच्छे स्वभाव की बुढ़िया थी। इसी घर की चाकरी करते करते उसके बाल पक गए थे। यह इन दोनों प्राणियों को अपने लड़कों के समान समझती थी। वह तुरंत लपकी हुई गंगा जी की तरफ चली। वहां जाकर क्या देखती है कि किनारे पर 2-3 मल्लाह जमा हैं। पंडित जी की धोती, तौलिया, साबुन कमंडल सब किनारे पर धरे हुए हैं। यह देखते ही उसके पैर मन मन भर के हो गए। दिल धड़ धड़ करने लगा और कलेजा मुंह को आने लगा। या नारायण, यह क्या गजब हो गया। बदहवास घबराई हुई नजदीक पहुंची तो एक मल्लाह ने कहा, काहे बिल्लो, तुम्हारे पंडित नहाया आवारा हैं। बिल्लो क्या जवाब देती, उसका गला रूंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे, सिर पीटने लगी। मल्लाहों ने समझाया कि अब रोए पीटे का होत है, उनकी चीज वस्तु लेव और घर का जाव। बेचारे बड़े भले मनई रहें। बिल्लो ने पंडित जी की चीजें ली और रोते पीटती घर की तरफ चली। ज्यों ज्यों वह मकान के निकट आती, त्यों त्यों उसके कदम पीछे को हटे आते थे। हाय नारायण, पूर्णा को यह समाचार कैसे सुनाऊंगी। वह बेचारी 16 सिंगार किए पति की राह देख रही है। यह खबर सुनकर उसकी क्या गत होगी। इस धक्के से उसकी तो छाती फट जाएगी। इन्हीं विचारों में डूबी हुई बिल्लो ने रोते हुए घर में कदम रखा। तमाम चीजें जमीन पर पटक दी और छाती पर 2 हथकड़ मार हाय हाय करने लगी। बेचारी पूर्णा इस वक्त आईना देख रही थी। वो इस समय ऐसी मगन थी और उसका दिल उमंगों और अरमानों से ऐसा भरा हुआ था कि पहले उसको बिल्लो के रोने पीटने का कारण समझ में न आया। वो हकबका कर ताकने लगी कि यकायक सब माजरा उसकी समझ में आ गया। दिल पर एक बिजली कौंध गई, कलेजा सनसा हो गया। उसको मालूम हो गया कि मेरा सुहाग उठ गया। जिसने मेरी बाँह पकड़ी थी, उससे सदा के लिए बिछड़ गई। उसके मुंह से केवल इतना निकला, हाय नारायण, और वह पछाड़ खाकर धम से जमीन पर गिर पड़ी। बिल्लो ने उसको संभाला और पंखा झलने लगी। थोड़ी देर में पास पड़ोस की सैकड़ों औरतें जमा हो गईं। बाहर भी बहुत आदमी एकत्र हो गए। राय हुई कि जाल डलवाया जाए। बाबू कमला प्रसाद भी आए थे। उन्होंने पुलिस को खबर की। प्रेमा को ज्यों ही इस आपत्ति की खबर मिली, उसके पैर तले से मिट्टी निकल गई।
चटपट ओढ़कर घबराई हुई कोठे से उतरी और गिरती पड़ती पूर्णा की घर की तरफ चली। माँ ने बहुत रोका, मगर कौन सुनता है। जिस वक्त वह वहां पहुंची, चारों ओर रोना धोना हो रहा था। घर में ऐसा न था जिसकी आंखों से आंसू की धारा न बह रही हो। अभागिनी पूर्णा का विलाप सुन सुनकर लोगों के कलेजे मुंह को आए जाते थे। हाय पूर्णा पर जो पहाड़ टूट पड़ा, वह 7वें बैरी पर भी न टूटे। अभी 1 घंटा पहले वह अपने को संसार की सबसे भाग्यवान औरतों में समझती थी, मगर देखते ही देखते क्या का क्या हो गया। अब उसका सा अभागा कौन होगा। बेचारी समझाने बुझाने से जरा चुप हो जाती, मगर ज्यों ही पति की किसी बात की सुधि आती त्यों ही फिर दिल उमड़ आता और ननों से नीर की झड़ी लग जाती, चित व्याकुल हो जाता और रोम रोम से पसीना बहने लगता। हाय क्या 1-2 बात याद करने की थी। उसने 2 वर्ष तक अपने प्रेम का आनंद लूटा था। उसकी एक एक बात, उसका हंसना, उसका प्यार की निगाहों से देखना उसको याद आता था। आज उसने चलते चलते कहा था, प्यारी पूर्णा, जी चाहता है तुझे आंखों में बिठा लूं। अफसोस है, अब कौन प्यार करेगा। अब किसकी पुतलियों में बैठूंगी, कौन कलेजे में बैठाएगा। उस रेशमी धोती और तोलियों पर दृष्टि पड़ी तो जोर से चीख उठी और दोनों हाथों से छाती पीटने लगी। निदान प्रेमा को देखा तो झपट कर उठी और उसके गले से लिपटकर ऐसी फूट फूट कर रोई कि भीतर तो भीतर बाहर मुंशी बद्री प्रसाद, बाबू कमला प्रसाद और दूसरे लोग आंखों से रुमाल दिए बेख्तियार रो रहे थे। बेचारी प्रेमा के लिए महीने से खाना पीना दुर्लभ हो रहा था। विरहनल में जलते जलते वह ऐसी दुर्बल हो गई थी कि उसके मुंह से रोने की आवाज तक न निकलती थी। हिचकियां बंधी हुई थीं और आंखों से मोती के दाने टपक रहे थे। पहले वह समझती थी कि सारे संसार में मैं ही एक अभागिन हूँ, मगर इस समय वह अपना दुख भूल गई और बड़ी मुश्किल से दिल को थामकर बोली, प्यारी सखी यह क्या गजब हो गया। प्यारी सखी ने इसके जवाब में अपना माथा ठोंका और आसमान की ओर देखा, मगर मुंह से कुछ न बोल सकी। इस दुखियारी अबला का दुख बहुत ही करुणा योग्य था। उसकी जिंदगी का बेड़ा लगाने वाला कोई न था। उसके मैके में सिर्फ एक बूढ़े बाप से नाता था और वो बेचारा भी आजकल का मेहमान हो रहा था। ससुराल में जिससे अपनापा था, वह परलोक से धारा, न सास न ससुर न अपने न पराए। कोई चुल्लू भर पानी देने वाला दिखाई न देता था। घर में इतनी जथा जुगती भी न थी कि 1-2 साल के गुजारे भर को गुजारे भर हो जाती। बेचारी पंडित जी को अभी नौकरी ही करते कितने दिन हुए थे कि रुपया जमा कर लेते। जो कमाया वह खाया। पूर्णा को वह अभी वह बातें नहीं सूझी था। अभी उसको सोचने का अवकाश ही न मिला था। हाँ, बाहर मर्दाने में लोग आपस में इस विषय पर बातचीत कर रहे थे। 2-2.5 घंटे तक उस मकान में स्त्रियों का ठट्टा लगा रहा, मगर शाम होते होते सब अपने घरों को सिधारी। त्योहार का दिन था, ज्यादा कैसे ठहरती। प्रेमा कुछ देर से मूर्छा पर मूर्छा आने लगी थी। लोग उसे पालकी पर उठाकर वहां से ले गए और दिया में बत्ती पड़ते पड़ते उस घर में सिवाय पूर्णा और बिल्लो के और कोई न था। हाय यही वक्त था कि पंडित जी दफ्तर से आया करते। पूर्णा उस वक्त द्वारे पर खड़ी उनकी राह देखा करती और ज्यों ही वह ड्योढ़ी में कदम रखते वह लपक कर उनके हाथों से छतरी ले लेती और उनके हाथ मुंह धोने और जलपान की सामग्री इकट्ठी करती। जब तक वह मिष्टान इत्यादि खाते वह पान के बीड़े लगा रखती। वह प्रेम रस का भूख, दिन भर का थका मांदा, स्त्री की इन खातिरदारियों से गदगद हो जाता। कहाँ वह प्रीति बढ़ाने वाले व्यवहार और कहाँ आज का सन्नाटा। सारा घर भान्या भान्या कर रहा था। दीवारें काटने को दौड़ती थीं। ऐसा मालूम होता कि इसके बसने वाले उजड़ गए। बेचारी पूर्णा आंगन में बैठी हुई। उसके कलेजे में अब रोने का दम नहीं है और न आंखों से आंसू बहते हैं। हाँ, कोई दिल में बैठा खून चूस रहा है। वह शोक से मतवाली हो गई है। नहीं मालूम इस वक्त वह क्या सोच रही है। शायद अपने सिधारने वाले पिया से प्रेम की बातें कर रही है या उससे कर जोड़ के विनती कर रही है कि मुझे भी अपने पास बुला लो। हमको उस शोकातुरा का हाल लिखते ग्लानि होती है। हाय, वो उस समय पहचानी नहीं जाती। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, होठों पर पपड़ी छाई हुई है, आंखें सूरज आई हैं, सिर के बाल खुलकर माथे पर बिखर गए हैं, रेशमी साड़ी फटकार तार तार हो गई है,
बदन पर गहने का नाम भी नहीं है। चूड़ियां टूटकर चकनाचूर हो गई हैं, लंबी लंबी सांसें आ रही हैं। वह चिंता, उदासी और शोक का प्रत्यक्ष स्वरूप मालूम होती है। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो उसको तसल्ली दे। यह सब कुछ हो गया, मगर पूर्णा की आस अभी तक कुछ कुछ बंधी हुई है। उसके कान दरवाजे की तरफ लगे हुए है कि कहीं कोई उनके जीवित निकल आने की खबर लाता हो। सच है, वियोगियों की आस टूट जाने पर भी बंधी रहती है। शाम होते होते इस शोकदायक घटना की खबर सारे शहर में गूंज उठी। जो सुनता सिर धुनता। बाबू अमृतराया हवा खाकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में पुलिस के आदमियों को एक लाश के साथ जाते देखा। बहुत से आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। पहले तो वह समझे कि कोई खून का मुकदमा होगा, मगर जब दरियाफ्त किया तो सब हाल मालूम हो गया। पंडित जी की अचानक मृत्यु पर उनको बहुत रंज हुआ। वह बसंत कुमार को भली भांति जानते थे। उन्हीं की सिफारिश से पंडित जी दफ्तर में वह जगह मिली थी। बाबू साहब लाश के साथ साथ थाने पर पहुंचे। डॉक्टर पहले से ही आया हुआ था। जब उसकी जांच के निमित्त लाश खोली गई तो जितने लोग खड़े थे सबके रोंगटे खड़े हो गए और कई आदमियों की आंखों से आंसू निकल आए। लाश फूल गई थी, मगर मुखड़ा ज्यों का त्यों था और कमल के सुंदर फूल होंठों के बीच दांतों तले दबे हुए थे। हाय, यह वही फूल थे जिन्होंने काल बनकर उसको डसा था। जब लाश की जांच हो चुकी तब अमृतराया ने डॉक्टर साहब से लाश के जलाने की आज्ञा मांगी, जो उनको सहज ही में मिल गई। इसके बाद वह अपने मकान पर आए, कपड़े बदले और बाइसिकल पर सवार होकर पूर्णा के मकान पर पहुंचे। देखा तो चौतरफा सन्नाटा छाया हुआ है। हर तरफ से सियापा बरस रहा है। यही समय पंडित जी के दफ्तर से आने का था। पूर्णा रोज इसी वक्त उनके जूते की आवाज़ सुनने की आदी हो रही थी। इस वक्त ज्यों ही उसने पैरों की चाप सुनी, वो बिजली की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ी। मगर ज्यों ही दरवाजे पर आई और अपने पति की जगह पर बाबू अमृतराया को खड़े पाया तो ठिठक गई। शर्म से सिर झुका लिया और निराश होकर उल्टे पांव वापस हुई। मुसीबत के समय पर किसी दुख पूछने वालों की सूरत आंखों के लिए बहाना हो जाती है। बाबू अमृतराया 1 महीने में 2-3 बार अवश्य आया करते थे और पंडित जी पर बहुत विश्वास रखते थे। इस वक्त उनके आने से पूर्णा के दिल पर एक ताज़ा सदमा पहुंचा। दिल फिर उमड़ आया और ऐसा फूट फूट कर रोई कि बाबू अमृतराया, जो मोम की तरह नर्म दिल रखते थे, बड़ी देर तक चुपचाप खड़े बिसुरा किए। जब जरा जी ठिकाने हुआ तो उन्होंने महीर को बुलाकर बहुत कुछ दिलासा दिया और दहलीज में खड़े होकर पूर्णा को भी समझा और उसको हर तरह की मदद देने का वादा करके चिराग जलते जलते अपने घर की तरफ रवाना हुए। उसी वक्त प्रेमा अपनी महताबी पर हवा खाने निकली थी। उसकी आंखें पूर्णा के दरवाजे की तरफ लगी हुई थीं। निदान उसने किसी को बाइसिकल पर सवार उधार से निकलते देखा। गौर से देखा तो पहचान गई और चौंक कर बोली, अरे, ये तो अमृतराया है।